हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ 11th क्लास फिजिक्स और आज सेकंड चैप्टर और लेक्चर नंबर 22। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज़ विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने विमाओं को ज्ञात करना सीख लिया है और डायमेंशंस की जो समांगता का सिद्धांत है उसको भी पढ़ लिया है, उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस डायमेंशनल एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ये 4 एप्लीकेशंस आज हम पढ़ेंगे, वो हमने पहले से लिख रखे हैं यहाँ। तो पहला एप्लीकेशन है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। इसको हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था, लेकिन आज इसको फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हम बल की बात करें, जैसे बल की विमा या बल का विमीय सूत्र हमने ज्ञात किया था, वो आया था mLT-2। तो इस विमीय सूत्र की सहायता से हम मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं बल का। देखिए m द्रव्यमान के लिए होता है जिसका मात्रक किलोग्राम है, l लंबाई के लिए है जिसका मात्रक मीटर है, t समय के लिए है जिसका मात्रक सेकंड है, -2 की पावर है तो -2, ये इसका SI मात्रक हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो हम किसी भी विमीय सूत्र की सहायता से उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड हेडिंग है कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे हमें किसी भी राशि को एक सिस्टम में दे रखा है, अब उसका जो मात्रक है वो एक पद्धति में है, अब हम उसकी पद्धति चेंज करना चाहते हैं मात्रक की, तो हम विमाओं का अनुप्रयोग करके इस कार्य को कर सकते हैं। कैसे? तो बच्चों यहाँ हेडिंग ये वाला डाल लेंगे आप कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें ये दिया है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये पारे का घनत्व इतना होता है। तो इसे या इसका मान SI पद्धति में या SI में कितना होगा, SI में कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखें बच्चों, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसका मतलब ये कौन सी पद्धति में हमें दे रखा है, CGS में, और हमें SI में इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ CGS है और इसको कन्वर्ट करके किस में लाना है, SI में। तो देखिए CGS में जो वैल्यू दे रखी है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों देखें, अब इसका विमीय सूत्र हम पहले निकालेंगे, पहले विमीय सूत्र निकालेंगे फिर इस क्रिया को कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू हमें SI में कितनी होगी। तो देखें, अभी हमने बताया कि मात्रक विमा की सहायता से निकाल सकते हो, तो इससे हम विमा भी लिख सकते हैं। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों दिया है, तो वैसे भी घनत्व का विमीय सूत्र, जिस राशि की बात हो रही है, स्टेप समझते जाना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो यही स्टेप्स चलेंगे। सबसे पहले जिस राशि को कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ घनत्व है राशि, तो घनत्व का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। विमीय सूत्र आप लोगों को पता है mL-3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। इस मात्रक से समझ लीजिए, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है तो m आ गया, सेंटीमीटर क्यूब पर है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर ले जाएंगे तो -3 की घात होगी, सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है, दैट इज़ L। तो इससे ये विमा भी, मात्रक की सहायता से विमा निकाल सकते हैं, विमा की सहायता से मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमने विमा लिख दी इसकी। अब क्या काम करेंगे
कि बच्चों थोड़ा समझ लें, पहले ये पीछे मैं समझा चुका हूँ कि जैसे किसी भी भौतिक राशि के परिमाण में, जैसे Q है, कोई भौतिक राशि उसका परिमाण Q है, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण Q है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, N और U। पीछे पढ़ चुके हो इसको, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज़ आंकिक मान, और U फॉर यूनिट यानी मात्रक। समझ रहे हैं बच्चों? तो N U, और ये कांस्टेंट रहता है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे तो राशि का परिमाण नहीं बदलेगा, मात्रक बदल जाएगा, आंकिक मान बदल जाएगा, लेकिन दोनों का गुणनफल बराबर रहता है। जैसे 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो देखिए मात्रक मीटर की जगह सेंटीमीटर हो गया, तो आंकिक मान 2 की जगह 200 हो गया, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर हो गए। हम मात्रक हटा दें तो 2 बराबर 200 नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन 2 और मीटर का गुणा 200 और सेंटीमीटर का गुणा, ये कैसा है? बराबर है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मीटर आंकिक मान हटा दें कि मीटर बराबर सेंटीमीटर, ये भी गलत बात हो गई। यानी दोनों का गुणनफल बराबर रहता है, दैट इज़ N1 U1 बराबर रहता है N2 U2। ये एक पद्धति में परिमाण और ये दूसरी पद्धति में परिमाण, राशि एक ही है, उसी राशि को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बराबर रहेंगे। अब अगला कार्य क्या है, हम ऐसे लिखेंगे बच्चों N1। अब हमें ये पहली पद्धति हो गई, क्वेश्चन में दे रखी थी, ये दूसरी पद्धति है जिसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं N2 U2 बराबर N1 U1। अब क्या करेंगे कि U की जगह उसकी डायमेंशन लिखेंगे, चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो। N2 मात्रक की जगह विमी सूत्र ML-3। अब चूंकि ये दूसरी पद्धति में है तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2, यानी M2L2-3। ध्यान से समझते जाना, बराबर N1 और U की जगह वही फिर लिखेंगे ML-3। अब यहाँ ये पहली पद्धति है तो 1 यहाँ लगा दिया, 1 यहाँ लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब हमें दूसरी पद्धति में मान निकालना है, यानी N2 निकालना है, तो N2 बराबर M1 के नीचे M वाला पद, यानी M1/M2, और N1 तो है ही, ठीक, बात समझ रहे हैं बच्चों। इनटू यहाँ है L1 अपॉन यहाँ L2, और पावर कितने की हो गई? -3, ठीक। अब देखें, पहली पद्धति में मान 13.6 था, तो ये N1 हो गया आपका, ये वैल्यू क्या हो गई? दिस वैल्यू, यानी इस पद्धति से देखें तो हमारा यहाँ N1 कितना है? 13.6 है। और SI पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, वो कितनी आएगी? वो यहाँ से निकलेगी, तो बराबर N1 के स्थान पर 13.6। अब इनके मात्रक लिखिए बच्चों, M1 यानी पहली पद्धति, 1 का मतलब पहली पद्धति, और पहली पद्धति CGS थी, तो M द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। सॉरी, पहली पद्धति CGS पद्धति है तो ग्राम होगा, बटे ये क्या होगा? M2 दूसरी पद्धति यानी SI, और SI में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है, मात्रक लिख लेते हैं। L1 पहली पद्धति में मात्रक दूरी का सेंटीमीटर है, पहली पद्धति में CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, और L2 यानी दूसरी पद्धति SI वो कितना होता है? मीटर होता है। समझ गए बच्चों? और पावर है -3 की। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, अब इन यूनिट्स को एक सा कर लेते हैं। देखिए, एक जगह ग्राम है, एक जगह किलोग्राम है, एक जगह सेंटीमीटर है, एक जगह मीटर है, तो एक सा बना लेते हैं। यानी N2 बराबर चल रहा है बच्चों, ये क्या चल रहा है? N2। तो N2 बराबर कितना आ गया बच्चों? देखिए 13.6,
अब देखें, ऊपर ग्राम रहने दीजिए, एक सा कर रहे हैं। नीचे 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 से हो गया अब ये। ऐसे ही सेंटीमीटर है ऊपर, तो नीचे भी सेंटीमीटर कर दो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पावर -3। तो कितना आ गया बच्चों, देखिए बराबर 13.6 गुणा, यहाँ से क्या बचा 1/1000 और यहाँ से 1/100 की घात -3। इसको ऊपर ले जाए तो घात प्लस की हो जाएगी, तो 13.6 गुणा 1/1000 गुणा 100 ऊपर जाएंगे और -3 की जगह +3 हो जाएगा, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 लिखेंगे ऊपर। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो देखें अब 1 2 3 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या रह गया 1 2 3 0 रह गए 1000, तो ये रह गया 13.6 गुणा 10 की घात या 1000। तो इसमें गुणा करेंगे तो 13600 हो जाएगा। ये N2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, SI में इसका मान कितना हो गया, SI में घनत्व कितना आया बच्चों 13600, और SI में मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, उसमें था ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो देखें, विभीन्न विश्लेषण की सहायता से, विमाओं की सहायता से हमने एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक को बदल दिया। तो बच्चों समझ गए होंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम चलेंगे, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे किसी वस्तु पर अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिख रहा मैं, ऐसे ही लिख देता हूँ, 10 कर लो या और कोई संख्या कर लो, 12 न्यूटन का बल लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। इसको डायन में बदलिए। किस में बदलना है, डायन में, यानी मात्रक बदल दिया, पद्धति बदल गई। हमें ये पता होना चाहिए, ये न्यूटन जो मात्रक है वो SI में होता है। अब ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग लिख लेना कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल 12 न्यूटन है तो इसका मान डायन में बताइए। ठीक है, और डायन जो होता है ये यूनिट CGS में होती है, यानी हमें SI से CGS में इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ये बल है, और बल का विमीय सूत्र लिखेंगे पहले बच्चों। बल का विमीय सूत्र, वही स्टेप हैं, पहले विमीय सूत्र लिखिए। ये हम पहले बता चुके हैं। बल का विमीय सूत्र कितना होता है, mL/T-2। अब क्या करेंगे, N1U1 बराबर N2U2 या N2U2 बराबर N1U1 N2, U की जगह विमा लिखेंगे mL/T-2। दूसरी पद्धति है तो सबके नीचे सफिक्स वो 2 लगा देंगे, बराबर N1 mL/T-2, और ये फर्स्ट सिस्टम है तो 1 लगा देंगे। अब N2 बराबर कितना आ गया, N1। M को M के नीचे, L को L के नीचे और T को T के नीचे पहुंचाइए, तो M1/M2 हुआ, और L1/L2 हुआ, और T1/T2 हुआ। लेकिन यहाँ पावर -2 की है तो -2 हो गया बच्चों। अब N2 बराबर पहली पद्धति में, यानी ये पहली पद्धति है और ये दूसरी पद्धति है। पहली पद्धति SI है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ये N1 हो गई, पहली पद्धति में जो आंकिक मान है
वो n1 हो गया। तो n1 कितना हो गया यहाँ पर 12। अब इनकी यूनिट्स लिखिए। पहली पद्धति यानी आपका दिमाग जाना चाहिए SI, और SI में m फॉर मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक SI में किलोग्राम होता है, और दूसरी CGS है उसमें ग्राम होता है। ठीक। लंबाई पहली पद्धति यानी SI पद्धति में मात्रक मीटर होता है। L2 यानी दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। समय दोनों पद्धतियों में सेकंड ही रहता है, चाहे SI पद्धति हो चाहे CGS पद्धति हो। तो बराबर बच्चों क्या आ गया, 12 किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये तो ख़त्म ही हो गया पद, इसका रेशियो तो बना गया सेकंड और सेकंड। ठीक है, एक अनुपात आया तो एक तो गुणा में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 12 गुणा 1000 रह गए, गुणा 100 रह गए, तो कितना आ गया 12 गुणा 1 10 की घात 5 हो गई, 5 जीरो हैं डायन। इतने डायन आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि 12 न्यूटन जो था वो कितने के बराबर हो गया, 12 गुणा 10 की घात 5 डायन। 12 न्यूटन बराबर 12 गुणा 10 की घात 5 डायन, ये आंसर आ गया। बच्चों यहाँ से एक रिलेशन और मिल गया कि 1 न्यूटन 12 न्यूटन में इतने डायन, तो 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे, ये अलग से बता रहा हूँ, इसका पार्ट नहीं है। इससे क्या पता लगा कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन हमें ये भी मिल गया। तो इस तरीके से हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तो बच्चों थर्ड पॉइंट है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। इस पर आज हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। आपको ध्यान होगा कि इसके लिए हमने क्या किया था कि सभी पदों की, किसी भी भौतिक समीकरण के सभी पदों की विमाएं ज्ञात की थी समांगता का सिद्धांत लगा करके, और हमने ये बताया था कि यदि सभी पदों की विमाएं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या समीकरण की राइट हैंड साइड हो, सभी पदों की विमाएं अगर समान आ रही हैं तो समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य होता है, और अन्यथा असत्य होगा अगर समान नहीं है विमाएं। तो इस पॉइंट को हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब चलेंगे फोर्थ पॉइंट पर, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो बच्चों अगर आप कहेंगे सर आप ये वाला पॉइंट छोड़ रहे हैं, तो बच्चों अगर इस पॉइंट को आपने नहीं देखा है तो हमारा इससे पिछला यानी लेक्चर नंबर 21 देखिए, उसमें हमने पूरे लेक्चर में इसकी डिटेल चर्चा की है। तो अब चलते हैं विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी उस भौतिक राशि का एक व्यंजक प्राप्त करना, सूत्र प्राप्त करना। तो देखें इसके लिए बच्चों हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी अमुक भौतिक राशि, कोई भी राशि हो जिसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र निकालना है, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो भौतिक राशि किन किन अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है। अगर हमें ये पता है तो हम उसके बीच रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है t, सरल लोलक का आवर्तकाल t, क्वेश्चन में बोले दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ लिखूँगा, समय वीडियो लेंदी होगा, कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, गोलक के द्रव्यमान m और लोलक की प्रभावी लंबाई l और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपकी NCERT बुक में भी मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ समझ लीजिए, उस क्वेश्चन को आप वहाँ से नोट कर लेंगे कि जो आवर्तकाल है t वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, गोलक के द्रव्यमान पर। जैसे बच्चों सरल लोलक क्या होता है पहले भी समझा चुका हूँ
एक छोटा सा गोला है ये, जिसे आपकी लैब में ब्रास का बॉब होगा, इसको बॉब बोलते हैं, गोलक बोलते हैं। इस गोले को क्या बोलते हैं? गोलक। इसमें एक हुक लगी होती है, इस तरीके से होता है, जैसे ये एक गोला होगा ब्रास का और इसमें एक ऐसे हुक निकल रही होगी, तो आप इसमें धागा बांध के इसको लटका देंगे। तो धागे से हमने लटका दिया, तो ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम क्या कहलाता है? सरल लोलक। क्या कहलाता है बच्चों? सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। क्या कहलाता है? सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझ गए। प्रभावी लंबाई इसके सेंटर से, गोलक के सेंटर से जहाँ उसका सस्पेंशन पॉइंट है, जहाँ से वो लटका है, वहाँ तक की दूरी है L, और इस बॉब का द्रव्यमान है m, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो है स्मॉल g, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो उसमें दिया होगा क्वेश्चन में कि अमुक राशि किन किन अन्य राशियों पर डिपेंड कर रही है बच्चों, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब स्टेप सीखिए कि ऐसा अगर हमें दिया है, उसकी निर्भरता अन्य भौतिक राशियों पर हमें दी गई है, तो हम कैसे निकालें उसका व्यंजक। तो देखें, आवर्तकाल T किन किन पर निर्भर कर रहा है? इन 3 पर। तो हम एक काम करेंगे, इन सबको एक साथ मिला के लिख देंगे M L G मल्टीप्लाई में, और इसके अनुक्रमानुपाती कर देंगे। और अब इस पर निर्भर कर रहा है, कितनी घात के रूप में निर्भर कर रहा है, ये हमें निकालना है। A B C, इस तरीके से पावर्स आप लगा देंगे अपनी तरफ से। ठीक, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो एक नियतांक लिखेंगे K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। ये विमाहीन नियतांक लेके चलेंगे बच्चों। नियतांक 2 प्रकार के होते हैं, विमाहीन भी होते हैं और विमा वाले भी होते हैं। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं, इस पॉइंट को पढ़ते समय, तो वहाँ पर हम के विमाहीन नियतांक लेके चल रहे हैं। तो देखें, अब क्या करेंगे, सभी राशियों के, ये पहला स्टेप हो गया, सबको मिला के लिख दिया और घात चढ़ा दी क्रम से ABC। आप पहले कोई भी लिख सकते हैं, L पहले लिख देते, इस पर A की घात होती, इस पर B की कर देते, इस पर A की कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये नहीं कि हम एक क्रम है उसका, कुछ नहीं, कोई सी राशि पहले लिख दो, कोई सी राशि पर कोई सी पावर लगा दो, उसकी वैल्यू तो निकल के आनी है, वो उसकी वही आएगी। तो देखें, T आवर्तकाल है, काल यानी समय, तो समय है, तो उसका विमीय सूत्र T होगा बराबर, ये तो विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। M गोलक का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो उसकी विमा M, और घात A, ये है लंबाई, तो इसका L B। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2। विमीय सूत्र ये होता है त्वरण का, तो C। अब इनको अरेंज कर लीजिए, देखो इधर M भी आ रहा है, L भी आ रहा है, इधर केवल T है, तो यानी ये यहाँ M तो 0 है, इसे लिख दीजिए, M है ही नहीं, और L भी 0, यानी लंबाई शामिल नहीं है, द्रव्यमान शामिल नहीं है, क्योंकि ये समय है, ये खुद एक मूल राशि है। T बराबर, इनको एक साथ कर लीजिए, M का पद एक जगह, यानी M की पावर हो गई A। L देखो यहाँ B है और यहाँ से C की घात आएगी इस पर, तो L की घात B प्लस C हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और T की घात हो गई, घात के ऊपर घात हो, घात में गुणा हो जाता है, तो -2C हो गई। ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर की विमाएँ बराबर कर देंगे। जैसे M की विमा यहाँ A है और इधर है 0, तो बराबर किया, A बराबर 0, एक वैल्यू मिली, B प्लस C बराबर 0, B प्लस C बराबर 0, अगली समीकरण मिली, और -2C बराबर कितना बच्चों? 1। यहाँ कितने की पावर है? कुछ नहीं लिखा है, तो 1, तो C बराबर आ गया -1/2। ये मान यहाँ रख दें तो B का मान मिल जाएगा, तो B -1/2 बराबर 0, तो B बराबर मिल गया आप लोगों को 1/2। ठीक है बच्चों। अब ये ABC के मान, एक मान हमें ये मिला, एक मान हमें ये मिला, और एक मान हमें ये मिला। ये तीनों मान अब इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे।
अगला स्टेप है ये समीकरण 1 में ABC के मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। तो T बराबर क्या मिलेगा बच्चों, K M की पावर 0, L की पावर B है, B का मान 1/2 और G का मान -1/2। तो बच्चों M तो समाप्त हुआ, किसी संख्या के ऊपर 0 की पावर हो तो वो 1 हो जाती है, तो क्या रह गया, केवल T बराबर L की पावर K L की पावर 1/2 और इस G को नीचे ले आए बच्चों, तो चलो आगे लिखेंगे, अभी ऐसे ही लिख देते हैं, G की पावर -1/2। अब मैं यहाँ लिखूँगा, तो T बराबर कितना मिल गया, K L की पावर 1/2 बटे G की पावर 1/2, नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो गई, तो T बराबर K, इसको हम अंडर रूट लगा सकते हैं, 1/2 का मतलब अंडर रूट L/G, ये व्यंजक आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस विमाओं की सहायता से हम इस नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों। अगर ये सूत्र आपको पहले से याद है, पढ़ा है, आपने लिखा है, इसको प्रयोगों के आधार पर ही निकाल सकते हैं। तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आपको याद नहीं है, अलग अलग सूत्र में अलग अलग नियतांक आएंगे, किसी में 1 आ सकता है, किसी में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ जो है, आप अगर सूत्र याद है कि T बराबर, मुझे याद है बच्चों 2π√L/G होता है, तो आप इतना यहाँ बढ़ा सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर के बराबर यहाँ 2π मिला है। इसे बच्चों विमाओं की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब ये सूत्र क्या हो गया, T बराबर 2π√L/G। तो इस बात से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट लिखा, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना छोड़ आएंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि विमीय विश्लेषण केवल यहीं तक सॉल्व कर सकता है। ये तो मैंने बताया है कि देखो व्यंजक इससे मिल गया, तो विमाओं ने संबंध स्थापित कर दिया L और G में। अब देखो, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा राशि भी लिख दी है जिस पर वो निर्भर नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप सूत्र से हट जाएगी। जैसे देखो, हमने द्रव्यमान भी ले लिया था कि इस बॉब के द्रव्यमान पर भी आवर्तकाल डिपेंड करता है, तो हमने लिखा रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, वो स्वतः ही उसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी वो पद वहाँ से ख़त्म हो गया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आवर्तकाल केवल L और G पर निर्भर कर रहा है। तो धोखे से यदि कोई, इस क्वेश्चन में तो दिया था बच्चों, तो धोखे से कोई एक्स्ट्रा राशि भी ऐसी लिख दी है आपने जिस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप वहाँ से हट जाएगी। इसका मतलब आप चाहे भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के गोलक ले लें, आवर्तकाल वही रहेगा अगर आपकी लंबाई गोलक की वही है। जैसे आपने 1 मीटर लंबाई रखी है गोलक की, कितनी लंबाई रखी है, 1 मीटर, तो आप चाहे यहाँ गोलक 10 ग्राम का ले लें या 5 ग्राम का ले लें या 2 ग्राम का ले लें, आवर्तकाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उसकी लंबाई नहीं बदलेंगे। ठीक है बच्चों, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों, हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग सीख लिए, ठीक है, और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं अगला हेडिंग डालता हूं बच्चों। बच्चों मैंने वीडियो की लेंथ अभी देखी, वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा बच्चों अगला टॉपिक पढ़ाता हूं तो, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ाने में भी 20-25 मिनट लगेंगी, तो उसको अगले लेक्चर में समझेंगे। वो टॉपिक क्या है मैं आज बता देता हूं। तो बच्चों, विमाओं के बारे में आप बहुत कुछ सीख चुके और आपने उस विमाओं के देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं। आपने यहाँ देखा कि विमाओं की सहायता से, विमीय सूत्रों की सहायता से, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से हम ये काम कर सकते हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं सब। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं।
सीमाओं का मतलब कह सकते हैं दोष हैं कुछ, यानी कुछ काम इसकी सहायता से नहीं हो सकते, मतलब एक लिमिट तक ही इनके अनुप्रयोग कर सकते हैं। हमने ये लिखा किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, इसकी भी एक सीमा है, ठीक है। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, इसकी भी एक सीमा है कि हम कुछ ही समीकरणों में संबंध स्थापित कर सकते हैं और उस एक सीमा तक। उसके बाद सीमा के बाद या ये कह सकते हैं कि ये नहीं कि हम जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबके संबंध स्थापित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसकी क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक इसकी पहुँच है, कहाँ तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ तक इसको प्रयोग में ला सकते हैं सही तरीके से, तो वो सीखेंगे कल के लेक्चर में, जिसका टॉपिक रहेगा विमीय विश्लेषण की सीमाएं, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों वो लास्ट टॉपिक है। वैसे मैंने ये कहा था कि आज के लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, लेकिन बच्चों सॉरी, लेकिन निश्चिंत रहिए, अगले लेक्चर में दैट इज़ इन द लेक्चर नंबर 23 दिस चैप्टर विल बी क्लोज्ड। ओके, तो थोड़ा और धैर्य रखें, मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।